Hello students, today we are going to discuss chapter 3rd agriculture of second book Indian Economic Development. So if we talk about the agriculture plays an important role in Indian economy. Nearly about 70 to 75% total population working in agriculture sector at that time. So here we discuss the durations of agriculture during the period of 1947 to 1919 यानी कि 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद और 1990 के इन बिटवीन क्या कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसको हम इस चैप्टर थर्ड में डिस्कस करेंगे. सो इसमें हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. सो स्टूडेंट, अगर हम रोल और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में. उस सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो हमारी मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन थी दैट बिलोंग फ्रॉम टू अर्बन एरिया, वो सारी की सारी डिपेंड किस पर थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे. तो दैट इज़ वाई इसी रीज़न से एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर. तो वी हैव डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी नाउ. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस या रोल जो एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर आ जाता है, वो पहला पॉइंट आ जाता है आपका, दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम. तो पहली इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी के अंदर आ जाती है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम. कि इंडियन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर की एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि वो नेशनल इनकम में या जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट इसका ये आ जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट नियरली अबाउट 2014-15 के अकॉर्डिंग, तो नियरली अबाउट जीडीपी का जो टोटल हमारा परसेंटेज है 17 पॉइंट नियर अबाउट टू 4%, वो जो टोटल वैल्यू थी वो उतना कंट्रीब्यूट कर रहा था वो नेशनल इनकम में. तो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात करें या हम नेशनल इनकम की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की नेशनल इनकम की इकोनॉमिक ग्रोथ पे या नेशनल इनकम में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी. सेकेंड पॉइंट आ जाता है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. स्टूडेंट, अगर हम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जैसे फार्मर्स हो गया, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हो गया, तो ये वो लोग थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थे. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम डिपेंडेंस की बात करें तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये एक तरह से एक इम्पोर्टेंट सोर्स था उन सभी लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो थे. उस 1947 के बाद की पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम मेन जो ऑक्यूपेशन था लोगों का, फार्मर्स का, वो था एग्रीकल्चर. तो अपनी लिविंग के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इवनली उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो भी क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर्स. थर्ड इम्पोर्टेंस आ जाती है सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स. तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक इम्पोर्टेंट ऐसा सेक्टर था जो फूड ग्रेन की जो उसकी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी उसको फुलफ़िल कर रहा था. तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ फूड ग्रेन. ये फूड ग्रेन का भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स था. सॉरी, इसी की वजह से अगर हम पर कैपिटा फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, वो भी अगर हम देखें तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही फुलफ़िल हो पाया. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता था एज अ सोर्स ऑफ फूड ग्रेन. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी हमारी इकोनॉमी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करी हूँ, शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करी हूँ, कॉटन इंडस्ट्रीज़ की बात करी हूँ, तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से हम उसकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे. तो इंडस्ट्री अगर हम चाहते थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी. तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के भी लिए. उसी तरह अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हम करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो आइटम्स थी वो प्रोड्यूस की जा रही थी. जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल हो गया, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड, ये सब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे थे. तो एक तरह से हम देखें बोथ सेक्टर, इंडस्ट्रियल एज वेल एज द एग्रीकल्चर सेक्टर, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. तो यही इसी रीज़न से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रिलेट. ओके,
नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू। एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्टर था जो कंट्रीब्यूट कर रहा था, जीडीपी तो इंक्रीज हो रही थी, उसके साथ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो उसका सोर्स ऑफ इनकम भी क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इस एग्रीकल्चर सेक्टर से ही गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी अर्न कर रहा था, चाहे रेट ऑफ रेंट के बेसिस पे अगर हम देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थे उस सेक्टर से हम कहें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा था गवर्नमेंट रेवेन्यू में भी। एंड द लास्ट इज द कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम इस सेक्टर की बात करते हैं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमेस्टिक ट्रेड में तो अपनी जो भूमिका था, अपना रोल प्ले तो कर रहा था, उसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी डोमेस्टिक ट्रेड में। डोमेस्टिक के साथ साथ वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा था, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी से ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जैसे स्पाइसेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, टोबैकोज हो गया, कॉफ़ीज़ हो गया, टीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी से इंपोर्ट की जा रही थी, सॉरी एक्सपोर्ट की जा रही थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन थी जिसकी डिमांड बाहर की रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते थे, जिससे इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ रही थी। जब फॉरेन करेंसी आ रही थी, व्हाट इट शो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो जब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली व्हाट इट शो, ये बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी के डोमेस्टिक ट्रेड में भी एग्रीकल्चर सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, इवन इंटरनेशनल ट्रेड की भी हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। तो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ओके, नाउ वी डिस्कस द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। Okay, if we talk about the features or characteristics of Indian agriculture, first जो उसका features है एग्रीकल्चर का, इंडियन एग्रीकल्चर का, वो है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमें ये चीज़ पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 1947 के बाद की अगर हम बात करें, उस पीरियड के बाद तक भी हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट और बैकवर्ड थी। इकोनॉमी के अंदर कुछ भी ऐसे नए तरीके या नई ऐसी टेक्निक्स जो थी वो अडॉप्ट नहीं की गई थी। तो इट मीन्स व्हाट इट शो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड और स्टैगनेंट थी। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो जो था वो डिपेंड कर रहा था अदर सेक्टर्स पे। तो अगर हम देखें तो डिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अभी भी रेलवे पर फुली फ्लेज रेनफॉल पे डिपेंड था। रेनफॉल का मतलब अभी भी नेचर पे डिपेंड था। जिस पीरियड के अकॉर्डिंग, जिस ईयर में अच्छी बारिश हो जाती थी, हार्वेस्ट अच्छी होती थी, जिस टाइम पीरियड में अच्छी नहीं होती थी बारिश, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमारी जो प्रोड्यूस जो हमारा आउटपुट था वो भी अच्छा नहीं होता था फार्मर्स का, ठीक है। तो बट इट शो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी भी इरिगेशन की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा जो वो फुलफ़िल, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट जो वो फुलफ़िल नहीं हो पाई थी। उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका सेमी कमर्शलाइज्ड फार्मिंग। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कमर्शलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर सेमी कमर्शलाइजेशन फार्मिंग थी। इसका मतलब ना फुल फ्लेज सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, ना ही कमर्शलाइजेशन फार्मिंग थी। सब्सिस्टेंस का मतलब वो फार्मिंग जो फार्मर्स करते हैं अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, और कमर्शलाइजेशन फार्मिंग वो होती है जो कि सरप्लस के लिए की जाती है, यानी मार्केटेबल सरप्लस के लिए की जाती है, यानी कि कमोडिटी प्रोड्यूस करना, लेकिन किसके लिए, मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी भी, इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फार्मिंग की जा रही थी वो सेमी कमर्शलाइजिंग फार्मिंग थी। सेमी कमर्शलाइज का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्सिस्टेंस प्लस कमर्शियल, यानी कि फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते, जो आउटपुट प्रोड्यूस करते थे, उस आउटपुट को वो पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता था रख लेते सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जो एक्स्ट्रा बच जाता था उसको वो मार्केट में सेल कर देते थे प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि सोर्स ऑफ इनकम इनका उनका इंक्रीज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लाइसिटीज़ ऑफ क्रॉप। मल्टीप्लाइसिटी ऑफ क्रॉप्स का मतलब है कि जो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इंडिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्रॉप्स थी उसको प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन अगर लार्ज वेरिएशंस की हम बात करते हैं क्लाइमेट या सॉइल कंडीशन के बेसिस पे अगर देखते हैं कंट्री के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं
उसको उसको उगाने की क्षमता थी इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी का मतलब ज़मीन, हमारी जो लैंड था वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड था। तो जी अगर हम बात करते हैं तो लैंड अंडर, वो लैंड जो अंडर कल्टीवेशन था, नियरली अबाउट वो 70% लैंड ऐसा था जिसमें हम इजीली कल्टीवेशन कर सकते थे। नेक्स्ट इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स। अगर स्मॉल फार्मर्स की हम बात करते हैं, वी हैव अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द कंट्री एट दैट टाइम। क्लियर। तो जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन, तो ऑटोमेटिकली सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन जो लैंड होल्डिंग की थी वो भी इंक्रीज होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो एक कल्टीवेटर था, वो कल्टीवेटर यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, वो अपनी जो उनकी अपनी पहली बात तो उनके पास इतनी ज़मीन होती नहीं थी। अगर थोड़ी बहुत लैंड होती भी थी वो भी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवीज़न उसकी होती थी, फ्रेगमेंटेड लैंड होती थी या सब डिवीज़न होती थी उनकी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती थी कि उन फार्मर्स के लिए वो जो पर्टिकुलर लैंड्स है वो कोई इतनी यूज़फुल नहीं थी, क्योंकि कोई भी नया इक्विपमेंट उसमें वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते थे, और जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड रह गया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज इनइक्वालिटी। लार्ज इनइक्वालिटी किस तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंडियन एग्रीकल्चर था, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसका फीचर ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि इनइक्वालिटी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इस सेंस से थी कि वाइड डिस्पैरिटीज थी साइज ऑफ फार्मिंग में। यानी कि जो इनकम जनरेट होती थी वो दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती थी स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के बीच में। और अनदर फीचर या फिर करेक्टरिस्टिक जो आ जाता है इंडियन एग्रीकल्चर का, वो था डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जिस टाइम में फार्मर्स के पास करने को कोई काम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन की हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, ग्रोइंग और या फिर हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, बोने के टाइम से लेके कटिंग के टाइम तक अगर हम देखें, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम जो फार्मर्स होते थे वो अनएम्प्लॉयड होते थे, क्योंकि उनको बीच में काम करने का कोई उस टाइम पीरियड के बीच के काम करने के लिए उनके पास कुछ होता ही नहीं था। क्लियर है। तो ये भी एक रीज़न था, ये भी डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स, यानी कि जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही थी इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, वो जो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। पुराने तरीक़ों से ही एग्रीकल्चर सेक्टर के अकॉर्डिंग फार्मिंग सेक्टर जो है वो किया जा रहा था। यानी कि फार्मिंग के लिए कोई नई टेक्निक्स को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा था। ये सारों रीज़न को मिला के जो लास्ट आपका फीचर्स आ जाता है इंडियन, दैट इज़ द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी सबसे हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम थी। एक तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंग जो पर वर्कर प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू एडवांस कंट्री। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट इज फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी फेस कर रहा था उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो पहला आ जाता है लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर में थी, जो प्रॉब्लम थी वो थी लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहते हैं, पर हेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। वर्किंग पॉपुलेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग, यानी कि पॉपुलेशन तो काम ज़्यादा कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में उस पर्टिकुलर प्लॉट अगर लैंड की बात करते हैं, लेकिन उससे जो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस था, जो आउटपुट था, वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा था। बिकॉज उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी जो फर्टिलाइज़र थी, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, केमिकल पेस्टिसाइड, इन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए पैसा जो चाहिए, जो मनी चाहिए, जो क्रेडिट चाहिए, वो फार्मर्स के पास नहीं था। क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें फार्मर्स की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल और पुअर कंडीशंस थी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। एक तो दूसरा जो प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर की वो था डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम। इस टेन्योर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे, अब ये हमें पता ही है कि नियर अबाउट 200 ईयर्स उन्होंने हम पर राज किया। तो अब इससे ये क्या था कि जो बिग लैंडलॉर्ड से वो क्या कर रहे थे, वो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वही जो चलता आ रहा था उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे स्मॉल फार्मर्स को, लैंडलेस कल्टीवेटर्स को। वो क्या करते थे, हैव टू चार्जेस हाई रेंट, वो हाई रेंट चार्ज कर रहे थे। और उससे क्या हो रहा था, जब हाई रेंट चार्ज कर रहे थे, जो छोटे फार्मर्स थे उनके लिए उस जो रेंट था उसको देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर वो बोरोइंग करते थे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाता था। उसके बाद उनसे रेट ऑफ उनका जो बिग लैंडलॉर्ड से उनका ये कभी भी मोटिव नहीं रहा कि अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूस इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा, क्या उसके पीछे रीज़न है,
इस तरफ उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। उनका मेन की टारगेट हमेशा यही रहा कि किस किस तरह हम स्मॉल फार्मर जो है उनसे जो है वो पैसा इकट्ठा कर सके। उसके लिए वो किसको फोर्स करते थे, लैंडलॉर्ड्स को, और ब्रिटिश, और लैंडलॉर्ड आगे किसको फोर्स करते थे, स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल मेथड जो यूज़ किए जा रहे थे फार्मिंग एक्टिविटी में। तो अगर फार्मिंग एक्टिविटी की हम बात करें, कन्वेंशनल मेथड यूज़ करने की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर ना नई टेक्निक्स थी इरीगेशन की, ना कोई HYV सीड्स का कोई कॉन्सेप्ट था, ना ही किसी तरह की नई इक्विपमेंट या फिर जो टेक्निक्स है वो यूटिलाइज़ की जा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर पुराने तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए अभी भी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट ही था सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है लैक ऑफ फाइनेंस। लैक ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब है कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन की, तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अभी भी फाइनेंशियल हेल्प किसी तरह की नहीं हो रही थी। अभी अब जो स्मॉल फार्मर्स है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को यानी प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूस करने के लिए कम्युनिटी को वो क्या करते हैं, अभी भी बोरोइंग कर रहे थे मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से, जो उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे। यानी कि किसी तरह के जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उनका कोई भी एक्सपेंशन नहीं था। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी इंडियन एग्रीकल्चर को। मैक्सिमम सारी अगर वो फाइनेंशियल हेल्प लेते भी थे स्मॉल फार्मर्स, तो वो किससे लेते थे, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते थे उससे, जैसे लैंडलॉर्ड हो गया, मनी लेंडर्स, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज़ द इनअडेक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी। अब इनअडेक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी का मतलब है कि मार्केट में जो फैसिलिटी थी, यानी कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर फार्मर्स अपनी जो प्रोड्यूस की आउटपुट है उसको सेल जब वो करेगा तो उसके लिए कोई प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं थी। जो मनी लेंडर्स होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, वो क्या करते थे, वो उनको फोर्स करते थे कि वो अपनी जो सरप्लस जो प्रोड्यूस है, जो मार्केटेबल्स में जो सेल करना चाहते हैं वो अपना प्रोड्यूस आउटपुट वो उनको कम दामों में ही सेल कर दे, और उसके बदले कि हम आपको लोन देंगे। मनी लेंडर कहते हैं कि हम आपको लोन देंगे, आप अपना जो प्रोड्यूस आपने किया हुआ मटेरियल वो हमें ही सेल कर दें, वो भी लो प्राइजेस पे। तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि उस टाइम स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था इंडियन एग्रीकल्चर। क्लियर। एंड लास्ट इज़ द डिपेंडेंस ऑन नेचर। डिपेंडेंस ऑन नेचर का मतलब है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर की, इंडियन एग्रीकल्चर उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड था, क्योंकि उस टाइम भी इकोनॉमी के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर नियर अबाउट 70% हमारा एग्रीकल्चर जो लैंड था वो फर्टाइल लैंड था, जिसमें कंट्रीब्यूशन की जा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के बावजूद हमारी इकोनॉमी में जो पुराने तरीके से ट्रेडिशनल जो वे था फार्मिंग का, वो भी एक रीज़न था। प्लस हमारी इकोनॉमी के अंदर इरिगेशन की ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, बिकॉज एट दैट टाइम इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर नेचर, वो नेचर पे डिपेंड था, यानी कि मानसून पे डिपेंड था। अगर मानसून में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होता था, कुछ एरियाज़ में अच्छी बारिश हो जाती, कुछ एरिया में अच्छी बारिश नहीं होती थी। जहाँ अच्छी बारिश हो जाती थी वहाँ तो आउटपुट काफ़ी प्रोड्यूस किया जाता था, यानी कि आउटपुट की प्रोडक्शन काफ़ी होती थी, प्रोडक्शन काफ़ी होती थी, प्रोडक्टिविटी। बट जहाँ पे नहीं होती थी मानसून, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम पीरियड ऑफ 1947 to 1919. I hope you understand the concept of agriculture, importance, as well as features and the problems of Indian agriculture. Thank you, students, and have a nice day.